नियोडीमियम कहाँ यूज़ होता है? मैग्नेट्स बनाने में। कौन से मैग्नेट्स? जो आपके हार्ड ड्राइव्स में होते हैं, हेडफोन्स में होते हैं, इलेक्ट्रिकल मोटार्स में होते हैं और विंड टर्बाइंस में होते हैं। ठीक है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। चाइना सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स होल्ड करता है, कितना? 44 मिलियन टन्स। और उसके बाद ब्राज़ील सेकंड प्लेस पे है। ये यूरोपियंस के माइंडसेट में ना, उनसे अगर कोई यूरोपियन अमेरिकन से हार जाएगा उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर एशिया के, मतलब कि इंडिया, अफ्रीका की किसी कंट्री की किसी ने हरा दिया किसी को ना, तो उनकी नींद उड़ जाती है, क्योंकि उनकी दिमाग में हमारे लिए बहुत डेरोगेटरी इमेज है। देखो, फ्यूचर में जब वॉर्स होंगे ना आज से 40-50 साल के बाद, तो उसमें स्पेस भी इन्वॉल्व होगा कि हमने अमेरिका की सैटेलाइट को मार कर गिरा दिया, अमेरिका ने चाइना की सैटेलाइट पर अटैक कर दिया। स्पेस में भी वॉर होंगे, तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम स्पेस वॉर के लिए रेडी रहें। नमस्ते एवरीवन, अर्हता IAS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि DSO पेपर, डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का जो पेपर हुआ है 3 अगस्त को, उसका हम एक डिटेल एनालिसिस लेके आएंगे। ये एग्ज़ाम कब हुआ था आपका? 3 अगस्त को हुआ था। ठीक है, इसका एनालिसिस, वाई वी आर डूइंग द एनालिसिस ऑफ DSO पेपर। हमारा टारगेट 71st BPSC का प्रीलिम्स है, तो हम DSO पेपर का एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, इस चीज़ को आप समझिए। और जो भी आपके डियर वंस हैं जो 71वें BPSC के प्रारंभिक परीक्षा में अपीयर होने वाले हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप उन तक ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि जब डिटेल एनालिसिस किया इस पेपर का मैंने, तो मुझे बहुत सारे ऐसे सरप्राइजिंग और शॉकिंग एलिमेंट्स मिले जो कि बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर के BPSC के प्रीलिम्स से, जो हमारा 70वां प्रीलिम्स था, उससे। अभी जस्ट 5-10 मिनट में मैं आपको क्वेश्चंस दिखा के शो करूंगा कि वो सरप्राइजिंग एलिमेंट क्या हैं और क्यों मैं आपको कॉशियस यानी कि सचेत कर रहा हूँ। अगर आप बिल्कुल उसी ढर्रे पे चल रहे हो कि लास्ट ईयर जो 70th का प्रीलिम्स था, एज इट इज़ वैसा ही पैटर्न आएगा, फैक्चुअल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यू मे फाइंड ए एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इन द एग्जामिनेशन। तो इसीलिए वर्स्ट सिनेरियो के लिए, वर्स्ट पॉसिबल केस के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। इसके एनालिसिस देखिए आप। मान लेते हैं कि पिछले साल की तरह ही हूबहू पेपर आ जाएगा, फिर भी जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हैं, कंडक्टिंग अथॉरिटी सेम है BPSC, है ना, सिलेबस भी करंट अफेयर का सेम ही है। तो जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं उसकी पूरी पेरीफेरी एरियाज भी देखेंगे। किसी पर्टिकुलर टॉपिक से BPSC ने DSO के पेपर में कुछ पूछ लिया, तो उस टॉपिक के और भी पहलू हैं जहाँ से कि सवाल पूछे जा सकते हैं और अच्छे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो उन चीज़ों को डिस्कशन के थ्रू कवर करना इस सेशन का, आज के पर्टिकुलर सेशन का हमारा ये उद्देश्य है, ये टारगेट है। ठीक है, इस सेशन से हमें हिंट्स मिलते हैं कि पैटर्न किस तरफ को जा रहा है 71st BPSC प्रीलिम्स में। एक ये है, दूसरा पेरीफेरी एरिया जो मैंने आपको बताया वो देखेंगे। करंट अफेयर का हमारा कवरेज होता है, तो इसमें कोई सीरियल ऑर्डर नहीं है, रैंडमली मैंने क्वेश्चंस पिक किए हैं। जो भी क्वेश्चंस मुझे क्वेश्चन पेपर में दिखे करंट अफेयर के, कुछ क्वेश्चन आपको स्टैटिक के लग सकते हैं, लेकिन वो स्टैटिक के नहीं है, करंट अफेयर के हैं। मैं हर सेशन में आपको बताता हूँ, चाहे वो अर्पण का हो, चाहे संग्रह का सीरीज हो, आई कीप टेलिंग यू दैट करंट का भी एक, करंट अफेयर्स में जो आप पढ़ते हो करंट, उसका भी एक स्टैटिक पार्ट होता है ना। तो उसे स्टैटिक नहीं समझेंगे, करंट अफेयर ही समझेंगे। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो कि DSO में पूछा गया है। विच अमंग द फॉलोइंग रेयर अर्थ मेटल्स दैट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल एंड, आपसे पूछा जा रहा है इनमें से ऐसा कौन सा है जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में यूज नहीं किया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? रेयर अर्थ मिनरल्स की। लास्ट सेशन जो हुआ है हमारा अर्पण का तीसरा सीरीज, उसमें मैंने बताया है आपको कि 3 चीज़ें आपको बिल्कुल पकड़ के चलनी है अगर आपको 2 साल के बाद एग्जाम देना है। फिर भी कौन से 3 चीज़ें? एक तो क्रिटिकल मिनरल्स, ज़्यादा फर्क नहीं है क्रिटिकल मिनरल्स और इसमें, लेकिन क्रिटिकल मिनरल्स का दायरा ज़्यादा बड़ा है। क्रिटिकल मिनरल्स, एक जो हम अभी देख रहे हैं रेयर अर्थ मिनरल्स, और सेमीकंडक्टर्स के अराउंड जो साइंस है, सेमीकंडक्टर्स। ये चीज़ें बिल्कुल आपको पकड़ के चलनी है।
ये हमेशा रेलेवेंट रहती हैं और इस साल तो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या होते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स? इस क्वेश्चन के थ्रू हम रेयर अर्थ मिनरल्स को समझ रहे हैं। रेयर अर्थ मिनरल क्या होते हैं? देखो, इनका नाम है रेयर अर्थ मिनरल्स, तो ऐसा नहीं है कि दुर्लभ हैं, जैसा कि इनका नाम है। दीज मिनरल्स, दीज एलिमेंट्स आर इन रियलिटी नॉट रेयर। दुर्लभ नहीं है, ये पाए जाते हैं, दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में पाए जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? इनको एक्सट्रैक्ट करने में जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है वो टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है। तो इनको आपको पता भी है, मान लो आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में कहीं पे रेयर अर्थ मिनरल्स मिलता है, लेकिन एज ऑफ नाउ इंडिया अगर उसको निकालने जाएगा, एक्सट्रैक्ट करने जाएगा, तो वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा हमें। तो उससे कन्वीनियंट होगा कि कोई दूसरा कंट्री, किसी दूसरे कंट्री से हम डायरेक्टली उसको इम्पोर्ट कर लें। तो दूसरी चीज़ ये है कि चाइना का पूरा डोमिनेंस है पूरे वर्ल्ड में अभी रेयर अर्थ मिनरल्स को सप्लाई करने में। इस वजह से चाइना कई बार ब्लैकमेल करता है कई कंट्रीज़ को। तो बहुत सारी कंट्रीज मिलके बहुत सारे कोलिशंस बना रहे हैं, ग्रुपिंग्स बना रहे हैं छोटे छोटे, सो दैट दे कैन इंश्योर द सप्लाई चेन ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स। ये चीज़ें मैंने बहुत सारे अर्पण के बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे आए हैं कि ये वाला ऑर्गेनाइजेशन बना है, ये एसोसिएशन बना है, ये सबमिट हुआ है, और ये सब किससे रिलेट करते हैं कि सप्लाई चेन सिक्योर रहे, कि कल को चाइना से हमारे रिलेशन ख़राब भी हो जाते हैं तो ऐसा ना हो कि हमें ये ना मिले। दूसरा, इनका काम क्या होता है? जो भी हाई एंड टेक्नोलॉजीज हैं जो आज आप यूज़ कर रहे हो या फिर फ्यूचर में यूज़ करोगे, जेट इंजन हो गया, सोलर पैनल्स हो गए, बैटरीज हो गई, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो गई, ऐसे जो भी चीज़ें हैं, या फिर स्पेसशिप्स आप बना रहे हो, कोई स्पेस में मिशन भेज रहे हो, उनमें जो भी हाई एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनमें इनका काम होता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिनरल्स। तो हर देश चाहता है कि उनके पास एक सिक्योर सप्लाई चेन हो इनका। कितने हैं ग्रुप है इनका? 17 केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स का। ये आसपास ही पाए जाते हैं, जहाँ भी मिलेंगे ना आपको इस तरह के 17 आसपास ही किसी एक ही माइन में मिलेंगे। डिस्पाइट देयर नेम मोस्ट आर अबंडेंट, जैसे कि मैंने बताया ये रेयर नहीं होते हैं, पाए जाते हैं। ऑफन प्लेस्ड इन द सेम बास्केट बिकॉज दे डू नॉट ऑकर सेपरेटली फ्रॉम ईच अदर इन नेचर। मतलब प्रकृति में जो 17 के 17 एलिमेंट्स हैं वो एक अलग अलग नहीं पाए जाते, वो इकट्ठे ही पाए जाते हैं। कैन बी फाउंड इन कार्बोनेटाइट डिपॉजिट्स, अल्कलाइन इग्नस सिस्टम, आयन एब्जॉर्प्शंस, क्ले डिपॉजिट्स और मोनाजाइट जेनोटाइम बियरिंग प्लेसर डिपॉजिट्स। इंडिया का भी मैं बताऊंगा आपको इन अ वाइल कि इंडिया के पास जो भी फाउंड हैं, जो मिले हैं हमें, कि जहाँ पर भी हैं रेयर अर्थ मिनरल्स के डिपॉजिट, मैक्सिमम जो है मोनाजाइट रॉक्स में ही मिले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पता करना है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में नहीं यूज़ किया जाता। तो दो चीज़ें जानना आपको ज़रूरी है। सबसे पहले तो अब ये जानो 17 मैंने बता दिया, अब 17 कौन कौन से हैं वो रेयर अर्थ मिनरल्स। दूसरी चीज़, किसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। आइए ये सारा आपको नोट कर लेना है। इसका पीडीएफ में शायद नहीं दूंगा क्योंकि ये हमारा कोर जो है अर्पण वगैरह सीरीज़ का ये पार्ट नहीं है, ये डिस्कशन है। तो आप इन डिटेल्स को नोट कर लेना। मे बी इसका पीडीएफ बने ही ना, तो आप तक भी ना मिल पाए, लेकिन अर्पण और संग्रह सीरीज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हैं। क्योंकि देखो, इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है ना, ये तो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। हम आप ऐसा समझ लो कि हम PYQ ही डिस्कस कर रहे हैं। PYQ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, इसमें प्रीवियस मंथ क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रीवियस मंथ भी नहीं है, अगस्त मंथ का ही है, 3 तारीख का ही है। नियोडीमियम कहाँ यूज़ होता है? मैग्नेट्स बनाने में। कौन से मैग्नेट्स? जो आपके हार्ड ड्राइव्स में होते हैं, हेडफोन्स में होते हैं, इलेक्ट्रिकल मोटार्स में होते हैं और विंड टर्बाइंस में होते हैं। ठीक है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। सीरियम कहाँ यूज़ होता है? कैटेलिक कन्वर्टर्स में, गैसोलीन पावर्ड कार पॉलिशिंग एजेंट्स इसमें। लैंथेनम बैटरीज, पर्टिकुलरली हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में। तो सवाल कैसे बनते हैं? बहुत सारे नेचर हैं इनका, आप एक बार कर लोगे ना, जैसे आपको ना देना पड़े, मैं तो यही चाहूँगा, लेकिन अगर अगले साल भी देना पड़े, या जो अभी कोई अंडर ग्रेजुएट बच्चा है उसको अगले साल एग्ज़ाम देना है, अब अभी ये कर लोगे तो नेक्स्ट ईयर आपको रेयर अर्थ मिनरल्स इस टॉपिक से आप फ्री रहोगे, आपको करने की आवश्यकता नहीं होगी। कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में कौन सा यूज़ होता है? तो आंसर हो जाएगा लैंथेनम। LED लाइट्स, रडार सिस्टम, इनमें कौन सा यूज़ होता है? यट्रियम। विंड टरबाइन, जो पवन चक्कियाँ होती हैं उनमें, अगेन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कौन सा यूज़ होता है? डिप्रोजियम। और ये है जो यूरोपियम, ये कहाँ पे यूज़ होता है? फ्लोरोसेंट लाइटिंग।
रेड एंड फॉस्फोरस फॉर डिस्प्ले एंड कंट्रोल रॉड्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। उसके बाद गैडोलिनियम है। एक्सरेस, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सरे और एमआरआई मशीन्स जो होती हैं उनमें गैडोलियम यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको आपने नोट करना है, आप इसे नोट कर लेना पॉज करके। ओके, नेक्स्ट आइए, प्रेसियोडीमियम, ये यूज होता है एयरक्राफ्ट इंजन में, फाइबर ऑप्टिक केबल्स में। फाइबर ऑप्टिक केबल्स आप जानते हो ना क्या होता है? फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू ही हम सारे ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट का प्लान है। ठीक है, मैग्नेट्स में भी यूज़ होता है। समेरियम, ये कहाँ पे यूज़ होता है? माइक्रोवेव डिवाइसेस, जैसे आपका माइक्रोवेव ओवन हो गया। मैग्नेट्स न्यूक्लियर रिएक्टर्स में समेरियम। स्कैंडियम, हाई एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं और अगले 4-5 सालों तक पूछे जाएंगे। चाइना सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स होल्ड करता है, कितना? 44 मिलियन टन्स, और उसके बाद ब्राज़ील सेकंड प्लेस पे है। इंडिया की बात कर लें, इंडिया में लगभग 7.23 मिलियन टन्स रेयर अर्थ एलिमेंट्स ऑक्साइड्स हैं। अब उनको एक्सट्रैक्ट करके निकालेंगे हम, तब वो हमारे यूज़ के लायक बनेगा। कहाँ पे मिलते हैं ये मोनाजाइट रॉक्स जो हैं उसमें? कहाँ कहाँ पे? ये सारे देख लोगे आप, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र। तो आप इसमें देख सकते हो कि एक, अगर आप झारखंड को छोड़ दो और वेस्ट बंगाल को, तो मैक्सिमम ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे ही सदर्न इंडिया में ये पाए जाते हैं। फिर दूसरा क्या है कि जो हार्ड रॉक्स हैं गुजरात के और राजस्थान के, वहाँ भी लगभग 1.29 मिलियन टन्स पाए जाते हैं। एक और इससे रिलेटेड न्यूज़ है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक खांजी विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल ये सेटअप किया है। इसका पर्पस क्या है? एक जॉइंट वेंचर है ये, जिसका ये काम है कि पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं, हम उनके साथ कुछ ऐसा पार्टनरशिप करें। इनको जिम्मेदारी दी है रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्वायर करने की। आपने देखा होगा ना कि अभी देखो, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया लीडिंग कंट्री बन गया है पूरे वर्ल्ड में, इतने मोबाइल्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको उतने रेयर अर्थ मिनरल्स भी तो चाहिए होंगे। फिर हमारा स्पेस मिशन आपको पता ही है, मतलब हर फील्ड में, जिस फील्ड में भी हम आगे जा रहे हैं, जो भी साइंस रिलेटेड फील्ड है जहाँ पे हाई एंड टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, वहाँ पे हमें ये चाहिए होगा। ये देखो आप, 23 जुलाई का ही न्यूज़ है, किसका? डीडी न्यूज़। क्या कह रहे हैं वो? इंडिया हैज़ 8.52 मिलियन टन्स ऑफ रिजर्व्स ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट्स। मैंने बता दिया कहाँ कहाँ पर है। एक और क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट इंडस। ये स्क्रीनशॉट है, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इंडस वाटर ट्रीटी, या जो सिंधु जल समझौता है, उसके रिगार्डिंग कौन कौन सा इसमें सही है, ये पूछा जा रहा है। ये मैंने एग्ज़ाम के पहले ही पढ़ा दिया था हमारे अर्पण या एमसीक्यू संग्रह सीरीज़ में, और बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो होपफुली अगर किसी बच्चे ने देखा होगा उसको, तो ये क्वेश्चन ज़रूर सही किया होगा। अब मैं आपको क्या बता रहा था कि बीपी क्या सरप्राइजिंग एलिमेंट है। बीपीएससी ने कैसे पैटर्न पिछले साल से, पिछले सितंबर में आपका एग्जाम हुआ था और अभी अगस्त में, इन 11 महीनों में इतना चेंज कैसे आ गया बीपीएससी में, इस क्वेश्चन के थ्रू आप इसको समझो। पिछला क्वेश्चन भी टफ ही माना जाएगा, ठीक है, ये एक्सट्रीमली टफ क्वेश्चन है। क्यों है टफ क्वेश्चन? कई बच्चों ने इसे गलत किया होगा। पहला तो चलो, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये 1960 में कराची में साइन किया गया था। कहाँ साइन किया गया था? कराची में। यहाँ लाहौर दिया हुआ है, तो ये तो गलत हो जाता है। नेहरू और अयूब खान के बीच में साइन हुआ था, लेकिन लाहौर नहीं, कराची में साइन हुआ था। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, द परमानेंट इंडस कमीशन फॉर्म शॉल हैव 1 कमीशन ईच फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान। सही बात है, ये कोई एक कमीशन नहीं है जो इंडस कमीशन है। एक कमीशन पाकिस्तान के साइड रहेगा, एक कमीशन हमारे साइड रहेगा। ओके, तो ये भी सही हो जाता है। पहला गलत है, तीसरा सही है। अब इस पे आइए, द ट्रीट, यहाँ पे पूरा का पूरा खेल खेला है बीपीएससी ने सेकंड स्टेटमेंट में। इसको ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। द ट्रीटी अलाउड इंडिया टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम चेनाब, इंडस एंड झेलम। जो 3 नदियां हैं, 6 रिवर्स हैं, इंडस जो रिवर सिस्टम है उसमें
3 जो ईस्टर्न नदियां हैं, ईस्टर्न यानी कि पूर्वी नदियां हैं, और 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं यानी कि पश्चिमी। तो देखो इंडस रिवर मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम पूरा यहाँ पे है, इधर कहीं आपका पाकिस्तान है, तो इसके ईस्ट में क्या है, इंडिया ही है ना, तो ईस्टर्न रिवर्स को एक्सेस इंडिया को मिलेगा, और पश्चिम में क्या है, वेस्ट में पाकिस्तान है, तो इस तरफ का पाकिस्तान को मिलेगा। तो ये तो सही है, जो 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं उसका एक्सेस इंडिया को दिया कि इसका पानी भाई इंडिया इस्तेमाल करेगा, और वेस्ट में जो है 3 उसका पाकिस्तान को दिया। अब स्टेटमेंट पे आइए। द ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन जवाहरलाल नेहरू, द ट्रीटी अलाउड इंडिया टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम चेनाब, इंडस एंड झेलम। अब चेनाब, इंडस और झेलम एक ऐसी नदियां हैं, ये तीनों वेस्टर्न नदियां हैं, जो मैंने 3 आपको वेस्टर्न नदियां बताई ना, ये 3 हैं चेनाब, इंडस और झेलम, वेस्टर्न है। एक्सेस पाकिस्तान के पास है इन तीनों का। इसका भी आप देख लो, जो 3 ईस्टर्न हैं वो कौन सी गई, रावी, ब्यास और सतलज, इसका एक्सेस दिया है इंडिया को। एक्सेस पाकिस्तान को है तो इंडिया कैसे करंट बनाएगा, उसमें से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर लेगा, ठीक है। ये सोच के कई लोगों ने इसको गलत कर दिया होगा, लेकिन एक्चुअली ये सही है। आप गूगल पे सर्च करना है कि चेनाब पे इंडिया के कितने सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बन रहे हैं ऑलरेडी। तो या तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, कमीशन ने परमिशन दिया इसीलिए वो बना रहे हैं, या तो जैसे कि अभी सस्पेंड कर दिया पहले से ही मान के कि भाई हम नहीं मानते, लेकिन वैसा नहीं है ना। कई सालों से प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे, डैम्स बन रहे होंगे, अभी ये सब पुलवामा अटैक वगैरह हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, रिलेशन अभी 3-4 सालों में इतने हॉस्टाइल हुए हैं ना, डैम्स तो कई सालों से वहाँ पे बन रहे हैं। तो ये है कन्फ्यूजन का पॉइंट कि तीनों रिवर्स तो पाकिस्तान को दिया है एक्सेस, फिर इंडिया वहाँ पे हाइड्रो कैसे प्रोड्यूस कर सकता है। तो जो बच्चे ये पढ़ के गए होंगे कि 3 ईस्टर्न रिवर्स इंडिया के पास है और 3 वेस्टर्न जो है वो पाकिस्तान के पास है, उन्होंने ये लॉजिक लगाया होगा, तो उनका ये क्वेश्चन गलत हो गया होगा, जबकि ये है सही। तो इसके कौन से सही हो जाते हैं, इसका आंसर क्या हो जाता है, 2 और 3, तो इसका आंसर ये हो जाता है। देखो अगर मान लो इसमें फंस जाते हैं हम एग्जाम हॉल में, अगर इस क्वेश्चन में हम एग्जाम हॉल में फंस गए होते, हमें कंफर्म पता है कि ये गलत है, तो आप एलिमिनेशन देखो, इसको हमने कर दिया, ये नहीं हो सकता आंसर, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, और आपको पता है कि ये सही है कंफर्म, उसमें भी ये आंसर नहीं हो सकता, नन ऑफ द अबव दिया, फिर भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो। तो कभी कभी ना कभी कभी एलिमिनेशन भी लगाया करो, इसमें सिर्फ फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट से ही आंसर आ जा रहा है, सेकंड की जरूरत नहीं है। मल्टीपल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं तो एलिमिनेशन जरूर से लगाना है। नोवो नॉर्डिस्क द मैन्युफैक्चरर ऑफ वंडर ड्रग कहा जा रहा है ओजम्पिक इज ए मल्टीनेशनल हेल्थ केयर कंपनी ऑफ विच कंट्री। किस, ये कंपनी है एक नोवो नॉर्डिस्क, एक दवाई बनाती है ओजम्पिक, पूछा जा रहा है कंपनी किस देश की है। तो आप एक तो चलो ये जान लो कि डेनमार्क की कंपनी है, दूसरा आप ये जान लो कि ये डायबिटीज़ की दवाई है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, और इसको वंडर ड्रग कहा जा रहा है। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, सीरियस नोट पे इसको आप सुनो। आप लोग जितनी भी लाल पीली मैगजीन मार्केट से उठा के पढ़ते हो ना, आपको पटना से लेके मुखर्जी नगर से लेके राजेंद्र नगर से बेर सराय कटवरिया सराय के हर बुक शॉप पे लाल पीली ऐसे मल्टी कलर्स बहुत सारी मैगजीन्स मिल जाएंगी। 1 लाइनर्स वाली मैगजीन्स की मैं बात कर रहा हूँ, 1 लाइनर्स दिए रहते हैं, मल्टीपल 1 लाइनर्स। अभी एग्जाम हुआ है अगस्त में, आपके पास ऐसा कोई 1 लाइनर मैगजीन है, आप ढूंढो उसे, ठीक है, आप उसमें ना एक बार सर्च करिए ये टर्म ओजम्पिक, कहीं दिया हुआ है या नहीं है। नहीं मिलेंगी ये चीज़ें, क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं। तो फिर सवाल ये कि क्या इनको करना मुश्किल है, कि क्या रिसर्च करें कि ऐसे सवाल हमारे कवर हो जाए करंट अफेयर, कुछ भी नहीं करना है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि डेली हाफ एन आवर एटलीस्ट करंट अफेयर पढ़ा करो। मैं टेलीग्राम पे डेली के न्यूज़पेपर से 4-5 क्वेश्चन जो भी मुझे बाहर बाहर से दिख जाते हैं,
उसके क्वेश्चंस में डेली डालता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ उसे 250, 300, 400 बच्चे देखते हैं, 500 बच्चे देखते हैं, आंसर करते हैं 60-70। इन द एग्जामिनेशन हॉल दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट, दे आर इन द ग्रुप बट दे आर नॉट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, पता नहीं क्या सोच के नहीं अटेम्प्ट करते, दे आर गोइंग टू रिग्रेट इन द एग्जामिनेशन हॉल। आपको धुंधला से याद आएगा, ये सवाल कहीं तो देखा था, लेकिन आंसर याद नहीं आएगा। आंसर उस केस में याद आएगा, वहाँ पे पूल में दिया हुआ है वो क्वेश्चन, आप वहाँ पे आंसर अटेम्प्ट करके ये भी देख सकते हो कितने बच्चों ने सही किया मेरे साथ, कितने बच्चों ने गलत किया, मैं सही में हूँ या गलत में हूँ। आप अटेम्प्ट करोगे, फिर जाके उसका करेक्ट आंसर वहाँ पे देखोगे, उसी केस में आपको एग्जाम हॉल में याद रहना है। ये जो ये रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं, या आपको किसी भी लाल पीली मैगजीन जो आप पढ़ते हो ना, एक्चुअल फैक्ट बेस्ड, उसमें नहीं मिलेगा। ऐसे और भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। इसको ज़रा देखिए, मैं क्यों कह रहा हूँ, ये चीज़ें किसी मैगजीन में आपको मिलेंगी नहीं, फिर भी इनको कवर करना बहुत आसान है अगर आप न्यूज़पेपर के हेडलाइंस भी पढ़ते हो तो। सिर्फ डेट देखते जाइए, 18 जुलाई 2025 आर्टिकल दिया, ये सारे आर्टिकल सिंधु के हैं, सिर्फ डेट देखिए आप, 18 जुलाई 2025, 18 मई 2025, और दिखाता हूँ 11 नवंबर 2024, 2024 का ही कर ही रहे हैं हम करंट अफेयर कवर, ठीक है। और देखिए अभी का रिसेंट 17 अगस्त 2025, आप समझ रहे हो पिछले 7-8 महीनों में, 6 महीनों में कितनी बार एक न्यूज़पेपर इस पे आर्टिकल्स दे रहा है, बार बार दे रहा है। इससे ज़्यादा आप क्या उम्मीद रखते हो? किसी स्टूडेंट के लाइब्रेरी में उसके सीट पे उसके कान में जाके तो हिंदू वाले नहीं कहेंगे ना, भैया इसको कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, आने वाला है। मल्टीपल टाइम्स आए हैं ये चीज़ें, और उसके बाद जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो यू कांट लेवल इट एज ए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। आगे देखिए, एक और क्वेश्चन है, अलॉन्ग विद इंडिया शुभांशु शुक्ला और कौन सी कंट्रीज थे जो एक्सियम 4 मिशन में पार्टिसिपेट किए थे? इसके पीछे पूछे जाने के पीछे रैशनल क्या है, क्या तर्क है, क्यों पूछा गया है क्वेश्चन? देखो, इसमें 4 कंट्रीज इन्वॉल्व थे, 4 कंट्रीज, और इन 4 कंट्रीज में 3 कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने पहली बार अपना कोई बंदा स्पेस में भेजा है। इंडिया ने पहली बार भेजा है, तो आप देखो कि पूरा एक नेशनल न्यूज़, किसी गांव के बच्चे से भी आप जाके पूछोगे तो बता देगा। हर प्रकार की न्यूज़ में इतना चला है, ये चीज़ें इतनी बार रिपीट हुई हैं। ओबियसली इट वाज अ प्राउड थिंग फॉर अस। तो बाकी और जो देश हैं जिनसे पहली बार कोई पर्सन स्पेस में गया है, तो उनके लिए भी तो उतनी प्राउड की चीज़ होंगी ना। तो 4 देश इन्वॉल्व थे। एक तो इसमें यूएसए था, यूएसए के लिए तो कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है, वो तो कई बार जा ही चुके हैं। इंडिया, पोलैंड और हंगरी, ये याद रखेंगे। मैंने एक सीरीज़ में मैंने क्या बताया था आपको, एक क्वेश्चन कराया था, याद है? जिन्होंने देखा होगा उन्हें अच्छे से याद होगा, टार्डीग्रेड्स। जिन्होंने नहीं देखा वो इस टर्म को गूगल सर्च कर लेना। टार्डीग्रेड्स क्या होता है? कोई जीव है जिसको कि स्पेस में लेके गए थे। कौन सा जीव है, क्यों लेके गए थे, कवर कर चुके हैं हम, ठीक है, हो गया ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया, पोलैंड और कौन सी कंट्रीज थी? पोलैंड है, हंगरी है, 3 और 4। देखो, अगर चीज़ों को आप जानते हो तो हाउ इजियर थिंग्स बिकम्स फॉर यू। अगर आप जानते हैं चीज़ों को तो क्वेश्चंस कितने भी कॉम्प्लिकेटेड हो आपके लिए आसान हो जाते हैं। इसमें बहुत दिमाग लगाया इस क्वेश्चन में, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90% लोगों ने इसको गलत किया होगा। दावे के साथ मैं कह रहा हूँ 90% लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया होगा। इजी क्वेश्चन लग रहा है आपको, लेकिन ये ईजी है नहीं। देखिए क्या होता है कि जो डी गुकेश हैं वो मैग्नस कार्लसन को हरा देते हैं। मैग्नस कार्लसन भाई वर्ल्ड चैम्पियन है, उसको हरा देते हैं ये। तो वो इंसिडेंट कुछ ऐसा होता है कि जब उसे हराते हैं ना, तो वो बिल्कुल तिलमिला सा जाता है। वर्ल्ड चैम्पियन है मैग्नस का, और डी गुकेश की ज़्यादा कोई उम्र भी नहीं है, बच्चा सा है। और इंडिया जैसे कंट्री की, ये यूरोपियंस के माइंडसेट में ना, उनसे अगर कोई यूरोपियन अमेरिकन से हार जाएगा उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर एशिया के, मतलब कि इंडिया, अफ्रीका या किसी कंट्री की किसी ने हरा दिया किसी को ना, तो उनकी नींद उड़ जाती है, क्योंकि उनकी दिमाग में हमारे लिए बहुत डेरोगेटरी इमेज है कि ये तो बैकवर्ड लोग हैं, स्नेक चार्मिंग कंट्री से आते हैं, इनसे हम हार जाएंगे, ऐसा है। तो डी गुकेश ने हरा दिया, डी गुकेश ने। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो बिल्कुल तिलमिला सा गया, और किसी मीडिया वाले, किसी फोटोग्राफर से, किसी से नहीं मिला, उठ के वहाँ से सीधा बाहर चला गया। तो ये चीज़ इतना वायरल हुआ कि सोशल मीडिया पे बहुत चला, बहुत चला। तो सबके दिमाग में ये इमेज था। आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा इस वीडियो को। हराया तो डी गुकेश ने,
लेकिन वर्ल्ड चैम्पियनशिप में नहीं हराया, यहीं खेल गया बीपीएससी। और आपको ऑप्शन में दे दिया है मैग्नस कार्लसन। और जितने लोगों ने सोशल मीडिया के उस वाले क्लिप को देखा होगा, या न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी, अखबारों में भी बहुत चला, या टीवी में भी चला, सबने आंसर यही किया होगा मैग्नस कार्लसन, जबकि ये गलत है। हाँ, अगर फैक्चुअली आपने रट लिया होगा इस चीज़ को, उन बच्चों का ये सही हुआ होगा। लेकिन रटने के बाद भी ना कई चीज़ें क्या होती हैं जो हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा बार हम देख चुके हैं। करंट अफेयर तो हमने एक बार पढ़ा, लेकिन कोई चीज़ सोशल मीडिया पे चल रही है, न्यूज़ में चल रहा है, बार बार चल रहा है, तो वो जल्दी हम रिकॉल करते हैं, तो उस केस में भी हमारा सवाल ये गलत करवाता है। ठीक है, तो अब इसमें याद रखने वाली कौन सी चीज़ें, ये तो कोई चाइना के डिंग लेरिन है, उनको हराया था वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में। डी गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को हराया है 2 बार। एक हराया है क्रोशिया में ब्लिट्ज टूर्नामेंट में, एक हराया है नॉर्वे चेस 2025 वाले टूर्नामेंट में, जो भी रिसेंट का है। और ये अकेले नहीं है जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया है, आर प्रज्ञानंदा ने भी हराया है। कहाँ पे? लास वेगास फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम टूर में। अब इस पे आ जाइए, 2024 का वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो कि सिंगापुर में हुआ था, इसमें डी गुकेश ने हराया था डिंग लेरिन को। आप समझ गए कितने अलग अलग फैक्ट्स हैं ये। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको ना बहुत ही ज़्यादा अलर्ट मोड में रहना है एग्जाम हॉल में, बहुत ज़्यादा कॉशियस होके। कोई चीज़ तुरंत से क्लिक हो गया ऐसा नहीं वहाँ पे आंसर टिक करके आगे भाग रहे हैं। देखना है आपको थोड़ा सा कि जो मैंने पढ़ा है और जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं सोच रही हूँ, वही पूछा जा रहा है ना। हमारा आवर ब्रेन वर्क्स लाइक दिस कि आपने यहाँ पे गांधी देख लिया क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन किसी और की चीज़ के बारे में है, क्वेश्चन में आपको गांधी दिख गया तो जरूरी थोड़ी है गांधी जी के बारे में पूछेंगे अगर वर्ड वहाँ गांधी लिखा है। ऑप्शन में जहाँ गांधी से पढ़ा हुआ सबसे पहला फैक्ट याद आ रहा है, हाँ यही आंसर होगा, मैंने पढ़ा है गांधी के बारे में, मुझे याद आ रहा है, ये सब काम नहीं करना है। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द विनर ऑफ वुमेन सिंगल फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट? आसान है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये ऐसे सवाल मिल जाएंगे आपको उन लाल पीली मैगजीन्स में। ठीक है, वुमेन सिंगल फ्रेंच ओपन फाइनल 2025 कोको गॉफ इन्होंने हराया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी खबरें आती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि अखबार कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। अच्छे या बुरे आप होते हो कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो उस अखबार को, तो फिर आप अच्छे हो, आपका करंट अफेयर प्रिपेयर हो रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, आप कोई भी दुनिया का अखबार, इंडिया का अखबार पढ़िए, सारे खबर उसमें आते हैं। ठीक है, किसी में फ्रंट पेज पे आएगा तो किसी में लास्ट पेज पे, किसी में वही खबर आज आएगा तो किसी में कल आएगा। अखबार कोई अच्छा बुरा नहीं होता। लोगों ने हाइप क्रिएट कर दिया है मार्केट में कि हिंदू सबसे अच्छा है, इंडियन एक्सप्रेस सबसे अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर देयर बॉर्डर विथ यूक्रेन? बीपीएससी की नींद थोड़ी लेट से खुली है, 2021-22 में ही यूपीएससी ने पूछ लिया था ये क्वेश्चन, जब ये कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, बीपीएससी ने अभी पूछा है। तो वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि एक यूक्रेन, एक इजराइल, एक ईरान और एक पाकिस्तान। आप ये भी देख सकते हो कंबोडिया, थाईलैंड, क्योंकि इनका भी आपस में चल रहा था अभी कुछ विवाद, थाईलैंड, और एक बार लेबनान का देख सकते हैं, सीरिया। इन कंट्रीज़ के जो पड़ोसी देश कौन से हैं ये तो आपको बिल्कुल रट के ही जाना है एग्जाम हॉल में। एक क्वेश्चन आप समझो आप अपने आप घर से लेके जा रहे हो, इतनी कंट्रीज़ का कर लेना है। तो आप देख लेना, ये यूक्रेन है, कौन सी बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, यूक्रेन की नदियाँ भी देख लेना। एक नीस्टर नीवर है, डी साइलेंट रहता है ये, और दूसरा नीपर है। ये 2 नदियाँ जरूरी है, एक बार देख लेना। सी ऑफ एजोव, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ब्लैक सी, मैंने क्या बोला आपको कि नेबर्स देखने हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूक्रेन के नेबर्स ही देखने हैं, वहाँ पे कोई गल्फ है, कोई सी है, ठीक है, इस तरीके की कोई चीज़ें हैं ना, तो उसको भी आप एक बार, कोई एस्चुरी है उसे भी देख लो। जैसे कि यहाँ पर सी ऑफ एजोव है, यहाँ पे ब्लैक सी है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लैक सी इज इन साउथ ऑफ यूक्रेन, नॉर्थ ऑफ यूक्रेन, ईस्ट ऑफ यूक्रेन, वेस्ट ऑफ यूक्रेन,
क्या लोकेशन है इसकी, साउथ में है। सी ऑफ एजोब भी कहाँ पर है, साउथ में है। बहुत ही पुराना सवाल, 2011 का सेंसस, तो जो पुराने बच्चे हैं उनको रटा ही हुआ होगा, 919 है। और इसमें क्या देख सकते हो, TFR वगैरह आप देख सकते हो। देखिए वो तो 2011 का है जो 919 है, चाइल्ड सेक्स रेशियो। अभी का क्या ऑब्जर्वेशन है, 2022 में बिहार हैड लोएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ, 919 था नेशनल, ठीक है। अभी आपसे पूछा जा रहा है 891, नेशनल ही था ना, इंडिया की बात हो रही है। अभी आपसे पूछा जा रहा है, बता रहे हैं हम आपको 891 बिहार का है ये। इसलिए मैं कहता हूँ कि बिहार का फेवरेट टॉपिक है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो अभी जो 5वां सर्वे हुआ है, इसका एटलीस्ट 10 लाइन्स का डाटा, वैसे मैंने कई सारे क्वेश्चंस में दिए हैं इसका डाटा अर्पण सीरीज में। उसके बाद TFR इम्पॉर्टेंट है, TFR आप देख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। बिहार का TRF कितना पहुँच गया है, 3.0। ऑल इंडिया लेवल पे कितना है, और रिप्लेसमेंट लेवल हमें चाहिए कितना, 2.1, तो बिहार का हाईएस्ट है। और टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, अ वुमेन इन हर एक्टिव लाइफ फेज कैन प्रोड्यूस हाउ मेनी चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, उसको TFR कहते हैं। रिप्लेसमेंट लेवल TFR 2.1, मतलब कि अगर 2.1 रहेगा बिहार का या इंडिया का TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, तो पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी। 100 करोड़ है आबादी मान लो, तो 100 करोड़ ही रहेगी। इसका मतलब होता है कि जितने लोगों की डेथ हुई उतने लोगों का जन्म हुआ, तो रिप्लेस हो गए, जो लोग मरे वो लोग, जो लोग पैदा हुए उनसे रिप्लेस हो गए, तो पॉपुलेशन स्टेबल हो गई। हमें पॉपुलेशन स्टेबल नहीं करना है अभी, हमें तो पॉपुलेशन घटाना है। तो अभी तो TFR कम से कम रहे वही अच्छा है। तो इंडिया का TFR अभी 2.0 है। In 2024, along with Niger, which other countries announced withdrawal from ECOWAS? देखो दोनों ही सीरीज में, अर्पण में भी और संग्रह में भी, ऐसे बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन मैंने करवा दिए हैं। अगर आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन कई लोगों को लगता होगा कि ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस क्यों करवा रहे हैं, इनका कभी नाम नहीं सुना। तो जो अफ्रीका के छोटे छोटे रीजन, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन है ना, वेस्टर्न रीजन में, या फिर देखो एक सहेल रीजन है अफ्रीका में, मैंने करवाया था आपको, एक सहेल रीजन में कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या नॉर्थ अफ्रीका में कोई ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन से BPSC सवाल पूछता है, खास करके अफ्रीका के। आपके BPSC में भी आए हैं, और ये तो DSO का है, इसमें आए ही हैं। तो ये वेस्टर्न अफ्रीका का है, 1975 में साइन किया गया था नाइजीरिया में, हेड क्वार्टर अबूजा नाइजीरिया में है। और इसके मेंबर कंट्रीज याद करने की कोशिश मत करना, मैं बता भी चुका हूँ पहले भी, इनके मेंबर्स कंट्री को याद नहीं करना है, कुछ डेवलपमेंट होती है तो उसको याद करना है। तो जनवरी 2025 में क्या हुआ था, बुर्किना फासो, माली और नाइजर ऑफिशियली इससे बाहर आ गए थे, इसलिए सवाल पूछा गया है। बुर्किना फासो, माली और नाइजर तो क्वेश्चन में ही दे दिया है, ठीक है। 3 और 4। देखिए अब आपको लग रहा है जो पिछले साल आपने पेपर देखा 70th का, और ये जो पेपर आप देख रहे हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको मेंटली इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। ओके, काफ़ी न्यूज़ में आता है। एसआर रिपोर्ट देखना, ये भी एजुकेशन से ही रिलेटेड है, इट परटेन्स टू एजुकेशन ओनली, बट ये आई गेस कोई NGO सॉर्ट ऑफ थिंग है जो कि इस रिपोर्ट को कंडक्ट करवाता है। इसके रिपोर्ट काफ़ी मेंस में कोट किए जाते हैं, इसकी रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स होती हैं। ऐसे रिपोर्ट को देखेंगे, क्वेश्चन इज अबाउट ऐसे, ये डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट, 2021-22 का ही डेटा है, लास्ट जो अवेलेबल है, मैंने इसको क्रॉस वेरीफाई किया है। दैट इज़ द रीज़न कि 2021-22 से पूछा गया है, क्योंकि यही हमारे पास रिसेंट डेटा है। क्या पूछा जा रहा है, शेयर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन हायर एजुकेशन इन इंडिया कम फ्रॉम विच कंट्री। ऐसा आप इसको समझिए, मैं इसको ट्रांसलेट करूँ तो, इंडिया में किस देश के सबसे ज़्यादा विद्यार्थी आते हैं पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। ओके, तो आंसर तो इसका नेपाल है, लेकिन ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट से रिलेटेड और कुछ हम जो फाइंडिंग्स हैं उसको देख लेंगे। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट। अब देखिए हायर एजुकेशन में जो एनरोलमेंट है, इसमें 26% का इंक्रीज हुआ है। अभी हायर एजुकेशन में इंडिया में कितने लोग एनरोल कर रहे हैं,
4.33 करोड़। GER इंक्रीज टू, GER क्या होता है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। GER इंक्रीज टू 28.4%। देन PhD में एनरोलमेंट जो है अभी 81% तक पहुंच गई है। इसमें से किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो आपसे पूछ लिया कि इंडिया होस्ट मतलब लगभग आज की डेट में 46,000 स्टूडेंट्स हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स, फॉरेनर्स, दूसरे देशों के। तो इंडिया में यूरोप और अमेरिका से तो बच्चे आएंगे नहीं पढ़ने, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। यूरोप अमेरिका के भी हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। जो फ्रैक्शन है बहुत ज़्यादा मिनिमल है नंबर। तो जो नेबरिंग कंट्रीज है जैसे नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इवन पाकिस्तान, इन कंट्रीज़ के बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं पढ़ने। फॉरेन स्टूडेंट्स विद नेपाल लीडिंग टू, नेपाल के 28% बच्चे हैं। सेकंड अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के 6.7% बच्चे हैं। अब जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके एनरोलमेंट की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बच्चे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एनरोल करते हैं, अराउंड 75%। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं इंडिया में? जितनी भी टोटल यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी मिला के, प्राइवेट, गवर्नमेंट, डीम्ड, जितनी भी टोटल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का शेयर कितना है? 58.6%। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको प्रिजर्व करके रखेंगे। देखो मैं बताता हूँ आपको, ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना जहाँ पे कि एक ही स्लाइड में बहुत सारा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो, तो आप क्या किया करो ना, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया करो। ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ऐसे ना आप अपने फ़ोन में, अपनी फ़ोन गैलरी में कम से कम 100 स्क्रीनशॉट्स रखा करिए। ज़रूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ लेक्चर के ही स्क्रीनशॉट हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्पेक्ट्रम का कोई एक ऐसा पेज है जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या कोई लिस्टिंग है, जैसे स्पेक्ट्रम के लास्ट में दिया रहता है ना वो जो लिस्ट है वाइस रॉय एंड गवर्नर जनरल्स का, या फिर कांग्रेस के सेशंस का जो लिस्ट है, उसको हम लोग बार बार रेफ़र करते हैं कि एनुअल सेशंस कांग्रेस से कब कहाँ हुए थे। तो ऐसी चीज़ों की ना एक इमेज लेके अपने टैबलेट में या फिर फ़ोन में रखा करो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत हैंडी होती हैं। इवन एग्ज़ाम के हाफ एन आवर पहले भी एग्ज़ाम सेंटर के बाहर खड़े हो आप, या ट्रैवल कर रहे हो एग्ज़ाम डे के दिन टुवर्ड्स द एग्ज़ाम सेंटर, तो लास्ट मोमेंट में भी जो आप रिवीजन करते हो तो एग्ज़ाम में उससे बहुत हेल्प हो जाती है। आगे देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल यूपीएससी एक सवाल पूछ ही लेता है। विथ रेफरेंस टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट विच आर द फॉलोइंग आर ट्रू। ठीक है, तो इसका बहुत ही डिटेल्स में डाटा मैं लेके आया हूँ, आप देख लो। सबसे पहले इसके बेसिक्स देखिए, होता क्या है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। बेसिकली पॉपुलेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन, इन तीन चीज़ों के बारे में डाटा इकट्ठा करता है। कब से स्टार्ट हुआ है? 1992, 1992 में स्टार्ट हुआ है। ओके, अब तक 5 सर्वेस हो चुके हैं। जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, वो करवाता है। ये नाम याद रखेंगे आप, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये नोडल एजेंसी है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की। अगेन हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस, IIPS मुंबई, दिस इज नोडल एजेंसी। इस मंत्रालय के साथ मिलकर डाटा इकट्ठा करने में और जो टेक्निकल असिस्टेंस होता है वो प्रोवाइड करती है टू सक्सेसफुली कंडक्ट द सर्वे। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी तक ध्यान गया नहीं एग्जामिनर का उस पर, जिस दिन गया पक्का सवाल पूछेंगे। कुछ डाटा है, सेक्स रेशियो, ये कब का है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th का। अब तक 5 हो चुके हैं, 1992 से स्टार्ट हुआ था। ओके, तो देखो सेक्स रेशियो कितना है इंडिया का एट प्रेजेंट? 1020। सेक्स रेशियो क्या मतलब होता है कि प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या कितनी है। तो महिलाओं की संख्या है अभी 1020। टोटल फर्टिलिटी रेट TFR इंडिया का कितना है? ये हमने डिस्कस किया है कई बार। इंडिया का 2 है, रिप्लेसमेंट लेवल जो होता है 2.1 होता है, और बिहार का 3 है। ओके, फुल इम्यूनाइजेशन ड्राइव, कितने बच्चों का पूरा संपूर्ण टीकाकरण हो चुका है? जो 12 से 23 महीनों के बीच में है, तो 76% है। इस हर एक लाइन से क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो अगेन इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। एग्जाम के जस्ट पहले इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल बर्थ में इंक्रीज हुआ है और पहुंच गया है 89% पे। पुडुचेरी और तमिलनाडु दो ऐसे प्लेसेस हैं, ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे कि 100% इम्यूनाइजेशन हो चुका है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चों की, इन्फेंट्स की मृत्यु दर 27 है।
मतलब कि 1000 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है जिनको नहीं पता है, जो बच्चों की डिलीवरी होती है तो उसमें कुछ बच्चे सर्वाइव नहीं भी कर पाते हैं, जो प्रत्येक 1000 बच्चों पे जो जिंदा बच गए, प्रत्येक 1000 बच्चों पे कितनों की डेथ हुई, तो उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये है 27। देन ऑल मीडियम एंड लार्ज स्टेट्स हैव ए टीएफआर बिलो रिप्लेसमेंट लेवल। जो भी बड़े राज्य हैं और मीडियम स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसमें ऑलमोस्ट सारे 80% स्टेट्स आ जाएंगे, तो उनकी टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो रिप्लेसमेंट लेवल से कम है। रिप्लेसमेंट लेवल कितना है? 2.1। सेक्स रेशियो बिलो 900। 3 ऐसे, ये अलार्मिंग है बहुत ज़्यादा कि गोवा में, हिमाचल प्रदेश में और तेलंगाना में 900 से भी नीचे जा रहा है सेक्स रेशियो। असम हैज सीन लार्जेस्ट ड्रॉप इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इससे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो अगेन इसका भी स्क्रीनशॉट प्रिजर्व करके रखना है। अब स्टंटिंग और वेस्टिंग भी देख लेते हैं। स्टंटिंग क्या होता है? किसी बच्चे को आप किसी का हम देखते हैं कि 10 साल का बच्चा है लेकिन उसकी जो हाइट है उसकी एज के हिसाब से बढ़ी नहीं है, तो उसको बोलते हैं स्टंटिंग। वेस्टिंग का मतलब कि एज के, हाइट के हिसाब से और उम्र के हिसाब से जितना वेट होना चाहिए वेट नहीं है, कम है, तो उसको वेस्टिंग। ये है स्टंटिंग, ये है वेस्टिंग। तो स्टंटिंग कम हुआ है, 36% पे आ गया है, और वेस्टिंग भी कम हुआ है, तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। अंडर वेट, काफ़ी बच्चे आप देखोगे जो बैकवर्ड रीजन्स हैं उसमें काफ़ी बच्चे अंडर वेट होते हैं। उसका रीज़न वही है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन आप कहिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रिमेन हाई इन बिहार। अभी हमने देखा यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है इंडिया का? 27 है, और बिहार का कितना है? 47। इसके कारण क्या हो सकते हैं? कारण वही हो सकता है, लैक ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ फैसिलिटीज़ पहला। दूसरा, जो मदर्स होती हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिशन इन देयर बॉडी। तो जाहिर सी बात है उसमें जो मदर होंगी जितना माल नरिश्ड होगी तो बच्चे के सर्वाइवल के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। बिहार टीएफआर हैज डिक्लाइन फ्रॉम 3.4 टू, ये हमने देख लिया, पिछली बार 3.4 था, अभी 3 पे आ गया है। मैत्री सेतु, इसको बांग्लादेश इंडिया का फ्रेंडशिप ब्रिज भी कहते हैं, इससे सवाल पूछा गया है। तो ये फेनी रिवर पे है, और फेनी रिवर के बारे में खास क्या है ना कि देखो, पहला तो ये आप समझ लो कि फेनी रिवर एक नेचुरल बाउंड्री की तरह एक्ट करता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ओके, सेतु इज कंस्ट्रक्टेड ऑन फेनी, एक नेचुरल बाउंड्री की तरह एक्ट करता है, 1.9 किलोमीटर्स का है। और इस जगह का नाम भी देख सकते हैं, सबरूम इन त्रिपुरा, रामगढ़ बांग्लादेश में। देखो पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है ना इंडिया का, वो चिकन नेक से कनेक्टेड है। डोकलाम के पास जो चिकन नेक है उससे कनेक्टेड है। तो इंडिया के मेन लैंड से भी वहाँ पे बहुत एक्सेसिबिलिटी नहीं है, हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो मतलब कि बहुत समय लगता है। अगर आपको सपोज करिए कि आप बिहार या बंगाल से आपको जाना है नॉर्थ ईस्ट में, या यूपी से आपको नॉर्थ ईस्ट में जाना है, तो बहुत एक लॉन्ग जर्नी हो जाएगी। दूसरा, जो नॉर्थ ईस्टर्न पूरा रीजन है उनको सी का एक्सेस नहीं है, जैसे बिहार को सी का एक्सेस नहीं है, वैसे ही लैंड लॉक्ड है पूरा रीजन। तो इस मैत्री सेतु से क्या होता है ना कि बांग्लादेश के थ्रू उनको बे ऑफ बंगाल में पूरा ओशियन का एक्सेस मिल जाता है। तो इससे क्या होगा, मैरीटाइम ट्रेड में, एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में वो भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। क्वाड बहुत ज़्यादा डिस्कशन में रहने वाला और रिपीटेटिव टॉपिक, तो मेंबर्स को बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है क्वाड के 4 ही मेंबर्स हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। ये 4 देश हैं जो क्वाड के मेंबर्स हैं। और क्या है क्वाड के बारे में जो पूछा जा सकता है? इन्होंने क्या पूछा है? नॉट मेंबर ऑफ क्वाड, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ये है, यूके नहीं है। क्वाड लीडर समिट 2025 कहाँ होने वाला है? इंडिया में। क्वाड का इन चारों देशों का एक्सरसाइज होता है हर साल, उस एक्सरसाइज को कहते हैं मालाबार एक्सरसाइज। ये भी आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। 2025 का बे ऑफ बंगाल और 2024 का ऑफ द विशाखापट्टनम पोर्ट, जो हार्बर फेस था विशाखापट्टनम में हुआ था। 6वां क्वाड लीडर समिट 2024 कहाँ हुआ? विल्मिंगटन, यूएसए। और यहाँ से निकल के आया विल्मिंगटन डिक्लेरेशन। क्वाड का पर्पस क्या है? क्वाड क्यों बनाया? क्वाड का पर्पस है, इन चारों देशों ने मिलकर बनाया है चाइना को कंट्रोल करने के लिए, टू कंटेन चाइना, और जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको फ्री रखने के लिए, ताकि सारे जो छोटे छोटे देश हैं सभी को एक्सेस हो ओशियन का। दूसरा, ट्रेड में कोई बाधा ना हो। तो मेन पर्पस वही है कि चाइना को कंटेन करने के लिए बनाया गया है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग ये इनिशिएट हुआ था 2007 में। आप ये
अगर फाउंडेशन की बात करें तो इसी को आप क्वाड का फाउंडेशन कह सकते हो कि क्वाड कब बना, कैसे बना। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग से, और जो जापान के पीएम थे शिनो अबे, इनकी इनिशिएटिव है ये, ऐसा कह सकते हो आप। मालाबार एक्सरसाइज ये मैंने बता दिया। क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ? यूएसए में लॉन्च हुआ था, जब यूएसए की फॉरेन मिनिस्टर की मीट हुई 2025 में। अभी रिसेंटली हुआ है, आई गेस जुलाई में ही हुआ है। हाँ, जुलाई में हुआ है, जो जहाँ की जयशंकर, एस जयशंकर जो हमारे एमई हैं, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था वहाँ पे जाके। आगे सदा तक सीन ये पढ़े हैं हम लोग, एमसीक्यू सीरीज में हम लोगों ने पढ़ा है इसको। ये सऊदी अरेबिया के साथ हुआ है, ये पूछा इसलिए गया है ना कि सऊदी अरेबिया के साथ पहला मिलिट्री एक्सरसाइज है हमारा, इसीलिए। और एक चीज़ का यहाँ ध्यान दोगे आप लोग, देखो ये जनवरी 2024 की न्यूज़ है, जनवरी 2024 की न्यूज़ है। पूछा कब गया है? डीएसओ के पेपर में आपसे पूछा गया है कब? अभी अगस्त में। ओके, इस चीज़ का ध्यान देंगे। मिलिट्री एक्सरसाइजेस देख लेंगे। डेजर्ट नाइट ट्राइलेटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज कंडक्टेड बाई, ये ठीक है, डेजर्ट नाइट है। इंडिया, फ्रांस और यूएई का। हरिमाऊ शक्ति है मलेशिया और इंडिया का। उसके बाद अग्नि बैरियर है, देवलाली महाराष्ट्र में हुआ है, इंडिया और सिंगापुर के बीच का है। स्लिनेक्स, इस पर क्वेश्चन भी दिया था मैंने, विशाखापट्टनम में हुआ है, श्रीलंका और इंडिया के बीच में। ये है अंतरिक्ष अभ्यास, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बार इंडिया ने स्पेस में एक्सरसाइज किया है, स्पेस को एड्रेस करते हुए कि फ्यूचर में, देखो फ्यूचर में जब वॉर्स होंगे ना आज से 40-50 साल के बाद, तो उसमें स्पेस भी इन्वॉल्व होगा कि हमने अमेरिका की सैटेलाइट को मार के गिरा दिया, अमेरिका ने चाइना की सैटेलाइट पे अटैक कर दिया, स्पेस में भी वॉर होंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम स्पेस वॉर के लिए भी रेडी रहें। एक मिसाइल लॉन्च हुआ था, मिशन शक्ति आई गेस, है ना, मिशन शक्ति था ना, जिसमें कि इंडिया ने सक्सेसफुली एक मिसाइल को हिट किया था ऑर्बिट में जाके। तो वो यही था, प्रैक्टिस था। पूरी दुनिया को हम ये बताना चाहते थे कि फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका वगैरह या कोई भी कंट्री हो, हम उनके सैटेलाइट्स को जाके हिट कर सकते हैं स्पेस में भी। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में। आगे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इसरोज फर्स्ट सोलर मिशन? 2-3 साल से न्यूज़ में है। आदित्य L1। L1 क्या होता है? लैंग रेंज ऐसा करके कुछ है, इसी को L बोलते हैं प्रमाण। तो जो लोकेशन है जहाँ पे कि ये ऑर्बिट करेगा सैटेलाइट, आदित्य L1 पढ़ चुके हैं आई गेस हम लोग काफ़ी डिटेल्स में। और क्या मिशन है वो देख लो आप। ये तो हो गया आदित्य L1। शुक्रयान मिशन वीनस में भेजा जा रहा है। चंद्रयान 4 जापान के साथ, ये याद रखेंगे। जॉइंट लूनर सैंपल रिटर्न मिशन है। इसका क्या मतलब है? लूनर सैंपल रिटर्न मिशन। अभी हमने चंद्रयान 3 भेजा था, वो कुछ वापस लेके तो नहीं आया सैंपल, वो लोग वहीं पे स्टडी वगैरह की। लेकिन चंद्रयान 4 जो होगा वो वहाँ से कुछ सैंपल एक्सट्रैक्ट करके वापस पृथ्वी पर लेके आएगा। ये जापान के साथ हम कर रहे हैं। मंगलयान 2 5 एरियाज हैं जिन पे कि ये रिसर्च करेगा, सरफेस फीचर वगैरह, मॉर्फोलॉजी वगैरह मार्स की देखेगा। इसके साथ में ना, अगर आपको चाहिए तो आप एक बार गूगल में ऐसे सर्च करना कि अपकमिंग, या सिंपली आप लिखो ना फ्यूचर मिशंस ऑफ नासा, लिखा ही हुआ है यहाँ पे, ये देख लेना। एक फ्यूचर मिशंस ऑफ नासा, और एक बता रहा हूँ, एलोन मस्क की कंपनी है ना, क्या स्पेस एक्स है ना, स्पेस एक्स और नासा। क्योंकि एलोन मस्क के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो नासा के प्रोजेक्ट से ज़्यादा एम्बिशियस हैं और ज़्यादा खर्चीले भी, महंगे भी हैं। तो एक बार आप सिर्फ नाम देख सकते हो कि फ्यूचर में बड़े जो प्रोमिनेंट हैं 4-5 मिशन नासा के और स्पेस एक्स के। 19 समिट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट काफ़ी डिटेल से पढ़ा है हमने। कहाँ पर हुआ था? युगांडा में। किस कंट्री ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे केस किया था? ये साउथ अफ्रीका ने किया था केस। अच्छा, अभी हमने किया था ना ये, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी में हमने क्या किया था, एक तरीका मैं बता देता हूँ आपको याद रखने का, इसे ध्यान से देख लो, नहीं तो फिर ऐसे याद रहेगा नहीं। इंडस वाटर ट्रीटी एक ट्रिक बता देता हूँ याद रखने का। हमने क्या किया था कि इसमें 6 रिवर्स हैं, 3 जो वेस्टर्न रिवर्स हैं
3 जो वेस्टर्न रिवर्स हैं वो पाकिस्तान को मिले हैं पानी का इस्तेमाल करने के लिए, खैर अब तो कैंसिल ही हो गया ये। और जो 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं वो इंडिया को मिले। तो नाम कैसे याद रखोगे? नाम याद रखना बड़ा मुश्किल है, मैं बताता हूँ। दोनों का झगड़ा हो रहा है, इंडिया और पाकिस्तान का, पानी के लिए। जो इंडस रिवर सिस्टम है इसके पानी के लिए झगड़ा हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है। तो इंडिया को तो ज़रूरत नहीं, इंडिया ताकतवर देश है, तो इंडिया तो कभी किसी के पास नहीं जाएगा ना जस्टिस मांगने कि देखो पाकिस्तान हमारा पानी हमें नहीं दे रहा है। कौन जाएगा? पाकिस्तान छोटा और गरीब देश है तो वही जाएगा। किसके पास जाएगा? ICJ के पास, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यहीं जाएगा पाकिस्तान कंप्लेन करने। इसका कहाँ पर हेडक्वार्टर? हेग में है ना, नीदरलैंड। तो यहाँ पर जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कहाँ जाएगा पाकिस्तान? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। मतलब कि I से हो गया आपका इंडस, C से हो गया आपका चेनाब, और J से हो गया झेलम। अब याद रह जाएगा आपको, ये 3 नदियों वेस्टर्न, इसका एक्सेस पाकिस्तान को मिला था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंडस, चेनाब, झेलम। अब जो बच गई वो इंडिया के पास कौन सी बच गई? देखो, रावी, सतलज और ब्यास। ऐसे रैंडमली इसको याद रखना मुश्किल है, रटने की कोशिश मत करो, लॉजिक के साथ करो। ऑपरेशंस, कौन से ऑपरेशंस कहाँ हुए हैं? तो ऑपरेशंस एक 10 मिनट 10 टॉपिक वाले वीडियो में मैंने सारे ऐसे ऑपरेशंस, ह्यूमैनिटेरियन मिशंस करवा दिए थे। इसका PDF भी टेलीग्राम पे पूरे 10 मिशंस का, और भी कुछ मिशंस दिए हैं, वो भी आप यहाँ से भी देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे ही पड़ा है इसका पूरा PDF, वहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। मिशंस देख लेंगे एक बार। विच कंपनी डेवलप्ड इंडिया आकाश तीर? आकाश तीर बहुत न्यूज़ में रहा ऑपरेशन सिंदूर की वजह से। अब काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि आकाश तीर मिसाइल है। आकाश तीर कोई डिफेंस का वेपन, ऐसा कोई हथियार नहीं है आकाश तीर, जो हम लोग सोचते हैं ना कि आकाश तीर में मिसाइल है। आकाश तीर उस पूरे सिस्टम को, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, रडार, सॉफ्टवेयर, सिग्नलिंग, सब कुछ, जो पूरा एक ओवरऑल टोटल सम सिस्टम है, उसको कहते हैं आकाश तीर। आकाश तीर कोई मिसाइल या किसी वेपन का नाम नहीं है। आकाश तीर में बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा है, हथियार नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इसको डेवलप किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और DRDO ने मिलके, ठीक है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, इन्होंने मिलके किया है। इसको याद रखेंगे। एक और बहुत टर्म न्यूज़ में आ रहा है, सुदर्शन चक्र। 15 अगस्त के अपने भाषण में भी मोदी जी ने इसका जिक्र किया था। क्या लिख दिया मैंने? सुदर्शन चक्र। ये क्या है? ये भी एयर डिफेंस सिस्टम है। ये एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि इंडिया के जो क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस हैं ना, जैसे ऐसा नहीं है ना सब कुछ पाकिस्तान बॉर्डर पे ही है इंडिया का। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो साउथ में बहुत सारे, कोई पोर्ट है हमारा साउथ का, सी पोर्ट है, या बहुत बड़ा हमारा कोई स्टेडियम है जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स जहाँ पे हुआ, या पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। तो ऐसे जो क्रिटिकल चीज़ें हैं ना, बेंगलोर में इन्फोसिस का ऑफिस होगा जो मेन हेडक्वार्टर होगा, या ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों का जो ऑफिस होगा, युद्ध में वहाँ पे भी हमला किया जा सकता है। और पाकिस्तान ने तो डिक्लेयर किया है कि अगली बार हम सीधा अंबानी के या पता नहीं किसके ऑफिस को, हेडक्वार्टर को हिट करेंगे मुंबई में, जब अगली बार झगड़ा होगा। तो मतलब हम इस तरफ से अटैक नहीं करेंगे, पानी के रास्ते आके उधर से मिसाइल अटैक करेंगे। बोलने की बातें हैं, पाकिस्तान की क्षमता नहीं है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान की नेवी के पास जितने जहाज हैं वो सब ले जाके उन्होंने ईरान के पास कहीं पार्किंग कर दिया था, उनके बंदरगाहों में पार्क कर दिया था। इतना खौफ था उनको कि इंडिया वाले हमारा कराची पोर्ट भी उड़ा देंगे। लेकिन चाइना के साथ अगर वॉर हुआ फ्यूचर में तो क्रिटिकल इंस्टॉलेशन जो हैं हमारे, जो फाइनेंशियल हेडक्वार्टर्स हैं, ऐसी चीज़ों को बचाना ज़रूरी होगा। जैसे बार्क का या भाभा का या इसरो का जो मेन रिसर्च सेंटर है, ऐसी चीज़ों को हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है, उनको बचाना ज़रूरी है। तो उनको सुदर्शन चक्र से पूरा एयर डिफेंस दिया जाएगा कि कभी कोई मिसाइल अटैक वहाँ पर हो तो उसको न्यूट्रलाइज कर सके। ठीक है, हो गया, इतना ही था। अभी भी आपके पास समय है, अगर
तो आप PDF इसका एक्सेस कर सकते हो, संग्रह कोर्स का और अर्पण कोर्स का टेलीग्राम से, ठीक है। अभी तो है 20 डेज, करंट अफेयर तो लास्ट पढ़ा जाता है। तो ये DSO का एनालिसिस था, ठीक है। अर्पण का सेशन 3 कल चला ही गया है। अब अगला जो आएगा वो MCQ संग्रह का 5वां सेशन आएगा, जिसमें कि अप्रैल के सारे इश्यूज होंगे, ठीक है। मई का तो हम कवर कर चुके हैं, उसमें अप्रैल के इश्यूज होंगे। ओके देन, थैंक यू।